हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। आज हम लोग जीके का जो कल की क्लास थी उसको आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में। उनके जन्म से लेकर उनके जीवन का जो अंतिम क्षण था वहाँ तक के उनके जो जीवन के संघर्ष थे उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। इसके अंतर्गत आधुनिक इतिहास भी आ गया था हमारा पूरा। इन्होंने जिन जिन सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया था उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे थे, तो उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं, ताकि क्लास को आगे बढ़ा सकें। चलिए शेयर कर दिए सभी, एक बार व्हाट्सएप में स्टेटस में शेयर कर दीजिए अपने। चलिए तो कल का थोड़ा पढ़े थे उसको आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट में। मोटिवेशन लाइन ना लेकर सीधा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी जी का माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पिता का नाम था करमचंद गांधी। उनके कितने बेटे थे? 4 बेटे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 13 साल की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा जी से हो गई थी। ठीक है। इनको 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के नामित किया गया था। ये 4 महाद्वीप 12 मुल्कों में नागरिक अधिकार से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। ब्रिटेन में इनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था उनके प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में, जो 1917 में सबसे पहला उन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण सत्याग्रह। 3 कट्टे पद्धति से संबंधित है। इसमें क्या होता था, उस समय किसानों को एक अनुबंध किया गया 3/20 हिस्से में, अर्थात 20 कट्टे में 3 कट्टा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कट्टा पद्धति कहते हैं। किसान इसे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पद्धति को समाप्त कर वसूली किए हिस्से का 25% किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। मैं जल्दी जल्दी इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि कल का हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो 5 मिनट का समय लेंगे, 5 मिनट में पूरा रिवीजन कर लेंगे एक बार कल की क्लास का। ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार रिवीजन करते जाइए। फिर अगर बात करें इनके सत्याग्रह में कैसे आए, इनके क्या था बैकग्राउंड। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो से निबंध डिसओबीडियंस से ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। 9 जनवरी 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अगर राजनीतिक गुरु की बात करें, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार में हुआ था 1917 में। गोखले जी की सलाह पर 1915 से 1916 तक 2 वर्ष गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया। उसके बाद 1917 से 1918 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बार बार बोल रहा हूँ, ये अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इतना फास्ट जा रहे हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कल पढ़े थे, 1918 में हुआ था। 17 में आपका वो चंपारण हुआ था, 18 में खेड़ा सत्याग्रह। इसमें क्या होता है, गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था 1918 में। ठीक है। तो उस समय राजस्व व्यवस्था ये थी कि अगर अकाल पड़ता है तो कुल उत्पादन का अगर 1/4 से भी कम उत्पादन होता है तो पूरी तरह किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। परंतु ब्रिटिश सरकार इसके विपरीत उन पर 23% एक्स्ट्रा वसूली करने लगे थे। इसी के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसमें फिर गांधी जी ने घोषणा किया कि अगर आप गरीबों का कर्ज माफ कर देते तो जो सक्षम है चुकाने में वो अपने आप चुका देंगे। सरकार ने फिर अपने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों को कहा कि जो किसान सक्षम है उनसे लीजिए। ये होगा 1918 का। 1918 में एक और याद रखें, अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है। ये याद रखें, खेड़ा सत्याग्रह 1918, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में भी पढ़ लिए थे कल 1918। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। देखिए 5 मिनट हम लोग रिवीजन कर लिए। खिलाफत आंदोलन लास्ट हम लोग पढ़े थे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। इसमें क्या, जो तुर्की के खलीफा का पद था उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था। उसकी पुनर्स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना, ये इसका उद्देश्य था। रोलेक्ट बिल, जलियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए। ठीक है।
तो ये समाप्त कर दिए थे। किसने समाप्त किए थे? मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को इसे समाप्त कर दिया गया। कारण क्या था? तो गांधी जी के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए, धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता को आधार को पहचान उनके आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इसके बारे में भी हम लोग ने कल देख लिया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था कल का। फिर इसके बाद आगे आज कंटिन्यू समझेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, असहयोग आंदोलन। ठीक है। श्री चिन्मन लाल सीतलवाड़ ये लिखते हैं कि वायस लाल राडिंग कुर्सी पर हठात बैठ गया और अपने दोनों हाथ सिर पर थाम कर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों का प्रहार किया। उद्देश्य की बात करें तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। आरंभ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से इसके आरंभ किया गया। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास के बारे में भी कल पढ़ लिए थे, एक बार देख लीजिए। सरकारी उपाधियां, वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सव तथा दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी तथा अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार। ये कल पढ़ लिए थे हम लोग ने। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के किए गए प्रयास, आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण। असहयोग आंदोलन कैसे समाप्त हुआ ये भी कल पढ़े थे। गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922, याद रखेंगे, फरवरी 1922 में 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, थानों में जला दिया, जिसे चौरा चौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। कल देख लिए थे चौरी चौरा कांड क्या है। 4 फरवरी 1922 याद रखेंगे, चौरी कांड या चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल दिए। इस घटना को चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग ने पढ़े थे। यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो आप क्लास स्टार्ट करें उसकी जानकारी सभी को हो जाए। ठीक है, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप कल का नोट्स बना लिए होंगे। तो आज यहाँ से नोट बनाना याद स्टार्ट कीजिएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, 1920 में हुआ था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के बाद कौन कौन से आंदोलन चले, क्या हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन चला 1920 में। फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928, याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में। लॉर्ड बर्कनहेड, याद रखेंगे नाम, लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव थे उस समय, ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी स्वीकार करें। याद रखेंगे भारत सचिव कौन थे उस समय? लॉर्ड बर्कनहेड। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। इन्होंने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी स्वीकार करें। इसी को आगे बढ़ाते 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाएगा। 1927 में याद रखेंगे मद्रास का अधिवेशन हुआ था। तो मद्रास का अधिवेशन कब हुआ था? 1927 में। इसमें यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाएगा। ठीक है, 1927 में। फिर 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी, याद रखेंगे, 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। तो ये बन सकता है, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किसे कार्य सौंपा गया? तो 19 मई 1928 में हुआ था। तो 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। तो इसका अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
जो नेहरू समिति थे 28 अगस्त 1928 को इसकी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में कब सौंपी? तो 28 अगस्त 1928, 28 अगस्त 1928। अब उसके रिपोर्ट में क्या थे तो उसको भी देख लेते हैं। नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें, उसने क्या क्या सिफारिश किया उसके बारे में भी डिटेल से देख लेते हैं। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। नेहरू रिपोर्ट के पहले पॉइंट था भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। ठीक है, सांप्रदायिक को समाप्त कर संयुक्त अपनाया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। ठीक है, ये कहा गया बात नेहरू समिति की सिफारिश रिपोर्ट में। और आगे बढ़ते हैं। केंद्र और प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन किया जाना चाहिए। केंद्र और प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन किया जाना चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाना चाहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जारी किया जाना चाहिए। चलिए नेहरू रिपोर्ट देख लें 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 याद रखेंगे, नेहरू रिपोर्ट 1928। अब हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन। साइमन गो बैक का जो नारा लगा था उसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1919 याद रखेंगे। साइमन कमीशन कब आया? तो 1919 भारत में आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठन 1927 में किया गया। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे 1927। 1919 नहीं है, 1919 के जो भारत शासन अधिनियम के समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया 1927 में। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। विरोध का कारण क्या था? इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। इन आयोगों में जो ऊपर हम लोग बताए हैं, जो इस्टेब्लिश करने की मांग की गई है नेहरू रिपोर्ट में, तो इन सभी भारतीय नहीं थे। इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों का लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ये विरोध के मेन कारण थे। आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार का निर्णय किसने लिया? कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 याद रखें, 1927 मद्रास में हुआ था अधिवेशन। MS अंसारी की अध्यक्षता में भारत आई साइमन कमीशन। कब आई भारत की बात करें? 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। 3 फरवरी 1927। 3 फरवरी 1927 को साइमन कमीशन बम्बई भारत पहुंचा। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य हम लोग पढ़ेंगे अभी। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, जब लाहौर के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए, तब उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। याद रखेंगे, लाला लाजपत राय लाहौर लाठीचार्ज के समय घायल हो गए थे और उन्होंने लिखा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक प्रहार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 1928 से 1929 के बीच साइमन 2 बार भारत आया। 1928 से 1929 के बीच साइमन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मई 1930, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन का पर विचार होना था। जिस पर लंदन में जो आंदोलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन के प्रमुख सिफारिश की बात करें, जब 1930 में, याद रखेंगे 1930
मई 1930 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने उसकी जांच की, फिर उसने सिफारिश दिया प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो या खत्म हो, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, अखिल भारतीय संघ के विचारों का ना माना जाए, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाए, वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाए, उसका अलग संविधान हो। ठीक है, ये होगा साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया साइमन कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दांडी मार्च। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, दांडी मार्च देंगे या नमक सत्याग्रह, समझ जाइएगा दांडी मतलब नमक होता है, तो दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, जितना आपने आधुनिक इतिहास की क्लास में नहीं समझा होगा। ठीक है, इससे कवर कीजिए, नोट्स बनाइए, मेंस के फॉर्म में है, प्लस प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। देखिए गांधी जी 12 जनवरी 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च से की। जो सुभाष चंद्र बोस ने इनकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च से की। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने, धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजनी नायडू ने। इमाम साहब मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया, मणिलाल गांधी जी के बेटे। उत्तर पूर्व की बात करें तो इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ द आर्क भी कहा जाता है। याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू को नागालैंड की जॉन आर्क भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गांधी जी ने तो बोल दिया था कि हम लोग शामिल होंगे आपके सम्मेलन में, तो उसी के अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन जो 1900, चलिए देखते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पर विचार करने के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। सदस्य की बात करें तो 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस से नहीं। गांधी इरविन समझौता, ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस वो गांधी जी का साथ चाहते थे। जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ कांग्रेस गांधी जी का साथ चाहते थे, इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच वायसराय इरविन समझौता हुआ। वायसराय इरविन समझौता। चलिए अब देखते हैं गांधी इरविन समझौता का उद्देश्य क्या था। इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का सविनय अवज्ञा आंदोलन में बंद करने की बात मान ली गई। इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने व सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई। ये पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उसका दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्यों के रूप में भाग लिया, लेकिन सामुदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा काम है हमको, थोड़ा सा और दूसरा क्लास लेना है। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो पुराने हैं वो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए क्लास के बगल में बेल आइकन का प्रेस है, वहाँ से जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास आप लोग को अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो जो
और एक सूचना है आप लोग के लिए, जो लोक प्रशासन और संविधान की क्लास में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएं वो आज करा लीजिएगा। कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जो आज कराएंगे उनको बैकअप दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो मेंस आंसर राइटिंग बैच में जुड़ना चाहते हैं 99 रुपये पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका द्वितीय गोल में सम्मेलन से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।